हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का जो भी अभ्यास में क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो सारे क्वेश्चन एक ही जो है वीडियो में आपको हम करवाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे कि आपको पहले ये क्वेश्चन जो है सारे करवा देते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी टोटल 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला अध्याय है आपका सौर जो है हमारा सौरमंडल, और हमारा सौरमंडल में पहला क्वेश्चन आपका है कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो टोटल कितना होता है, तो 12 होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से राशि 12 होते हैं। मेष होते हैं, वृष होते हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, ये सारे के सारे कितने राशियां होती हैं, तो 12 राशियां होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य की आकृति कैसी होती है, तो गोल। अगला है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रहों की कुल कितनी संख्या होती है, तो टोटल 8 ग्रह हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सप्त ऋषि कितने तारों का समूह है, तो टोटल 7 तारों का सप्त ऋषि जो है समूह है। 7 तारों का समूह सप्तऋषि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ऐसे आपको सप्तऋषि अगर बोलेगा नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि एससीईआरटी में नाम दिया गया है। सातों ऋषि के नाम दिए गए हैं। ऋतु हैं, पुलह हैं, पुलत्स्य हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं और मरीचि, ये सातों ऋषि हैं। और यूनानी ग्रंथों में इसे जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा कहा जाता है सप्तऋषि को। ठीक है, यूनानी ग्रंथों में, इसलिए याद यहाँ पर आपको रखना है। और ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह उत्तर दिशा में होती है। ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस अध्याय के। अब जो है दूसरा यहाँ पर खाली स्थान भरेंगे। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है, तो 14 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई देता है, तो क्षैतिज पर दिखाई देता है। अगला देखेंगे मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं, तो बहुत सारे ऐसे तो बुक में 62 दिया गया है, ऐसे वर्तमान में आपको याद रखना है, तो ये 90 क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर देखेंगे सूर्य, और सबसे ज़्यादा अभी जो उपग्रह है वो शनि के पास है। पहले बृहस्पति के पास था, अभी जो है शनि के पास है वर्तमान में। अगला देखेंगे कि सूर्य का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट में पहुंच जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उत्तर देना है क्वेश्चनों का कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम बताना है। तो आपको पता होगा कि सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। उसके बाद कौन है, तो शुक्र है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद पृथ्वी है। और उसके बाद क्या है, मंगल है। आपको हम यहाँ पर 1 मिनट में बताते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे बीच में मुखिया कौन है, तो मुखिया आपको है सूर्य। और उसके बाद जो है आपको कौन मिलता है, तो बुध मिलता है। उसके बाद आपको शुक्र मिलता है। शुक्र और पृथ्वी को क्या कहते हैं, जुड़वा भी बहन कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको उसके बाद मंगल मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह है। और उसके बाद शनि मिलता है, उसके बाद यूरेनस मिलता है जिसको अरुण कहते हैं, और उसके बाद नेपच्यून मिलता है जिसको आप वरुण कहते हैं। ये सारे जो हैं आपको याद रखने हैं। 1 मिनट में इधर से आप यहाँ से यहाँ हम चलेंगे, और यहाँ से आप समझिए कि ये क्या है, ये आपका सूर्य है, और नज़दीक से हम दूर की ओर चलते हुए चले जाएँगे अभी। तो ये आपका हो गया क्या, ये बुध हो गया, ये हो गया, ये जो देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और उसके बाद आपको हो जाएगा अपना पृथ्वी तीसरा स्थान पर है, और उसके बाद जो है मंगल हो जाएगा। अब देखेंगे ये सारे के सारे हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, ये सारे जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये क्षुद्र पट्टी है, और क्षुद्र पट्टी के बाद आपको बृहस्पति आता है। सबसे बड़ा ग्रह को
किसको कहते हैं? तो बृहस्पति को कहते हैं। उसके बाद जो है आपको आता है कौन? तो यहाँ पर आपको आता है शनि और उसके बाद कौन आता है? तो अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है, जिसको अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को आप नेपट्यून कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं। तो टोटल 8 हो गया और इस चारों को आप बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में उपग्रह की संख्या किसके पास है? तो शनि के पास है और इससे पहले किसके पास था? तो इसके पहले बृहस्पति के पास था। और पानी कहाँ पर मिलता है? तो जो है ये पृथ्वी पर मिलता है, तीसरा ग्रह है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्षुद्र पट्टी कहाँ पर? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपको है कौन? तो बृहस्पति है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। ये आपको याद रखना है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पर हमने आपको बताए। बहुत बार-बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इतने सारी बातें जो है क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिए ताकि आपको याद रहना ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, अगला देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट और हम आपका लेंगे, थोड़ा-सा 1 मिनट में। देखिए, ये आपको पता होगा कि ग्रह जो है, जितने भी 8 ग्रह हैं, ये कैसे घूमते हैं। तो आपको यहाँ पर बस 2 जो है 2 उसको याद रखना है। एक है शुक्र और एक है अरुण। ये जो है पूरब से लेकर कैसे पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम, सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है और बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है और इसका जो है सूर्योदय कहाँ से होता है? तो पूरब में होता है। आप जानते हैं आप कहाँ पर हैं? पृथ्वी में। और पृथ्वी कहाँ? तो पृथ्वी जो है सूर्योदय कहाँ? तो पूरब में होता है। तो ये याद रखना है, 2 ग्रह को आप याद रखेंगे कि शुक्र और अरुण जो है सूर्योदय उसका पश्चिम में होता है क्योंकि वह जो है उल्टा घूमता है बाकी ग्रहों से, मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और बाकी जो ग्रह है वो कैसे घूमता है? वो सारे के सारे पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ये आपको पॉइंट हम बताने वाले थे। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बार-बार पूछा जाता है कि कौन-सा ग्रह जो है उल्टा घूमता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको अगर याद रहेगा तो क्या होगा? आप भूलिएगा नहीं। और बुध के बारे में तो आपको पता ही कि सबसे छोटा ग्रह कौन? तो बुध। सबसे नज़दीक का ग्रह तो कौन? तो बुध। सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी जो है चक्कर लगाता है कौन? तो बुध। ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं और भी कुछ कहेंगे पॉइंट तो और आपको बता सकते हैं लेकिन समय जो है ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर आप ये सारे पॉइंट जो है पढ़ भी चुके हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, किताब पढ़े हैं तो पढ़ भी चुके हैं तो यहाँ पर ज़्यादा समय अब लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ गया है और हमने यहाँ पर मिलान भी दिया गया है और कुछ भी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं जो कि सब कुछ जो है, जो भी ग्रह टोटल 8 हैं तो आठों ग्रह के जो बुक में दिए गए हैं उस भी आपको हम यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपको ग्रह के नज़दीक वाले भाग जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिले हैं। तो थोड़ा इसी अध्याय में समय लगेगा और इसी अध्याय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है? चलिए, अब जो है यहाँ पर जितने भी बात हमने यहाँ पर अभी चर्चा की वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब जो है उत्तर यहाँ पर हमने सारे दे दिए थे। कितना तक दिए थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला हो गया था, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों की, तो हमने पूरी की पूरी ही इसकी बायोडाटा बता दी थी। अब है सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह क्या नाम है? तो बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कौन है? बृहस्पति है। और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से? तो बुध हैं। सॉरी पृथ्वी है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह आपको पता ही होगा कि कौन है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है उसको, जुड़वा बहन कहते हैं उसको, तो कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। निकटतम ग्रह कौन? तो शुक्र है। और अगला यहाँ पर देखेंगे शुक्र के बाद जो है यहाँ पर आपको याद होगा कि शुक्र के बाद क्या है? मंगल है। मंगल के बाद क्या है? ऐसे अगर आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो याद आपको होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसके चारों ओर छल्ला पाया जाता है वो कौन-सा ग्रह है? शनि। आपको याद होगा कि शनि है। शनि जिसके चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन-सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों?
तो देखिए सौरमंडल का जो है ग्रह सबसे अलग और क्यों लगता है कि यहाँ पर आपको पता होगा जहाँ जीवन है, जीवन कहाँ पर है? जीवन है पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है? सबसे अलग ग्रह है। यहाँ पर पानी मिलता है, हवा है, आप ज़िंदगी को यहीं पर जी रहे हैं और कहीं पर जीने की व्यवस्थाएँ कोई भी ग्रह पर नहीं है। इसलिए ये क्या है? सबसे अलग है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो चंद्रमा है। अगला देखेंगे कि वे कौन-कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अभी तुरंत हमने आपसे चर्चा कर ली है, अरुण और कौन है? तो यहाँ पर शुक्र है। अरुण और शुक्र के नाम से उसको जानते हैं आप। यहाँ पर देखिएगा नंबर क्वेश्चन कि आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा एक जो है तैरता हुआ व्हाइट सा परत दिखाई देता है और उसी को आकाशगंगा कहते हैं। ऐसे आप समझिए कि लाखों या असंख्य तारों के समूह को आप आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है? चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन चौथा है कि मिलान करना है। मिलान करिए तो क्या है? यहाँ पर बुध क्या है? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बुध के पास और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता, ये भी याद रखना है। और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह कौन-सा? तो चंद्रमा देख सकते हैं, बगल में चंद्रमा भी जी हैं। तो अभी चंद्रयान गया है, आपको याद होगा 14 तारीख को 2:35 में और ये तीसरा चंद्रयान है। पहला, दूसरा तो याद ही होगा, पहला 2008 में, दूसरा 2019 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दूसरा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पानी होने के कारण आपको नीला दिखाई देता है। ठीक है? अगला है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये खा हो जाएगा उल्कापिंड। उल्कापिंड किसको कहते हैं आप? तो सूर्य के मतलब कि आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। यहाँ पर ऐसे याद रखना है। यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं उसी को उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी गिरता भी है। तो ये याद रखना है आकाश में चक्कर लगाने वाले और यह जो है जलता भी है। और अगला है कि आकाशगंगा। आकाशगंगा किसको कहते हैं? आकाशगंगा होता है अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि आकाशगंगा लाखों तारों का समूह, लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा कहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आकाशगंगा लाखों तारों के समूह को। अब देखिए ब्रह्मांड किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड होता है लाखों आकाशगंगाओं का समूह को आप ब्रह्मांड कहते हैं। लाखों आकाशगंगा होगा तब वो ब्रह्मांड कहलाएगा और जब आकाशगंगा को देखेंगे तो लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो था हम थोड़ा समय भले लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला है नहीं और बहुत कुछ बताएँगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको इसमें, ठीक है? चलिए, यहाँ पर अब जो है चर्चा करने के लिए कहता है, चर्चा में आपको कई तारे जो हैं, कई तारे समूह से बड़े हैं, फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि दूर आपसे हैं, क्यों हैं? दूर हैं और तारे आकाश में ही हैं, फिर भी दिन में क्यों नहीं? क्योंकि सूर्य नीचे में है और सूर्य के प्रकाश होते हैं तो इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं। चंद्रमा तारों से छोटा है, ये जानते हैं। फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो नज़दीक है, 3,84,000 किलोमीटर यहाँ पर है और वो तो करोड़ों-करोड़ों सूर्य है 15 करोड़ ऊपर किलोमीटर ऊपर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर चौथा, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश तो ना हो तो क्या हुआ? हमें नज़र आएगा? नहीं आता है। क्यों नहीं नज़र आता है? क्योंकि प्रकाश देखिए, आपको चंद्रमा क्यों नज़र आता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पे पड़ता है, इसीलिए नज़र आता है। ठीक है? अगला देखेंगे, भोर का तारा, शाम का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, शुक्र को आप कभी-कभी देख भी सकते हैं। यहाँ पर तो आपका पूरा समाप्त हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर हम कुछ और बातें जो बताएँगे, जो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। ये समझना है, सीरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह और मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर और कुछ है? तो नहीं है। चलिए और यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है और बार-बार यहाँ से पूछा भी जाता है। पहला, सूर्य
जो है सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह कौन? तो बुध। और यह जो है मात्र घूर्णन जो है अपने अक्ष पर 58.6 दिन में कर लेता है और परिभ्रमण जो करता है वो 87.97 दिन में। उपग्रह 0 है और शुक्र का भी उपग्रह 0 है और यहाँ पर जो है यह अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में कर लेता है और परिभ्रमण जो है 224.7 दिन में करता है। इसके पास भी उपग्रह 0 है और पृथ्वी देखेंगे तो 23 घंटा 9 मिनट कहिए कि यह जो है 1 दिन में लगभग 1 दिन में ये क्या करता है अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है और यह जो परिभ्रमण जो है 365.3 दिन में यह जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर लेता है। तभी तो ये आगे बढ़ते-बढ़ते 366 दिन होता है और 1 दिन जब बढ़ता है तो वो फरवरी का क्या हो जाता है 29 दिन का हो जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर मंगल, देख रहे हैं सब एक तरफ से है। तो ये जो 4 हैं ये बाह्य ग्रह, ये जो 4 हैं ये जो 4 हैं ये आंतरिक ग्रह और ये जो 4 हैं नीचे से 4 ये 4 हो जाएँगे बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में कौन-कौन आते हैं? तो बृहस्पति आता है, शनि आता है, वरुण आता है। वहीं पर आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र और जो है पृथ्वी और मंगल आता है। सबसे ज़्यादा जो आपको याद होगा बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है और यहाँ पर बृहस्पति का देखेंगे तो अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में मात्र जो है यह घूर्णन कर लेता है और इसके परिभ्रमण जो काल होते हैं लगभग 12 वर्ष होता है और उपग्रह जो है यहाँ पर 63 है, लेकिन इसकी जो है उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तत्काल में आपको याद रखना है अगर करंट से आप जोड़ेंगे तो करंट में अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, 92-93 उपग्रह इसके पास हो गए हैं और सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह अभी शनि के पास है। शनि यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, ये 2006 का बुक छपा गया है, इसलिए जो है इसमें नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है उपग्रहों की संख्या किसके पास और सबसे कम उपग्रहों की संख्या किसके पास है, ठीक है? चलिए, नहीं है तो आपको पता ही है कि बुध और शुक्र के पास नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम पढ़ रहे थे मंगल पे आ गए थे। मंगल क्या है? मंगल जो है 24 घंटा 6 मिनट में घूर्णन अपने अक्ष पे कर लेता है और परिभ्रमण जो है यह सूर्य का 687 दिन और इसके पास उपग्रह 2 हैं। क्या हैं? 2 इसके पास उपग्रह हैं। ये क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछता है। अब चलिए, अब आगे हम चलेंगे यहाँ पर कि बृहस्पति का तो हम आपको बता ही दिए। शनि का देखेंगे तो 10.3 घंटा में यह अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है और 29 वर्ष कहिए 29.5 वर्ष भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो है चारों ओर सूर्य का परिभ्रमण करता है और इसके पास 62 है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी जो है चंद्रमा की संख्या या उपग्रह की संख्या बहुत ज़्यादा इसके पास है, पहला स्थान इसी के पास अभी है। और यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून को देखेंगे तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा समय जो है लेता है कौन है? सूर्य का परिभ्रमण करने में वो लेता है वरुण, ठीक है? 164 साल ले लेता है और यूरेनस जो लेता है वो 84 वर्ष लेता है और अपने अक्ष पर 16 घंटा में अरुण जो है क्या कर लेता है? घूर्णन कर लेता है और नेपच्यून जो है वो 18.5 घंटा में नेपट्यून या नेपच्यून बोलते हैं या वरुण इसको बोलते हैं। ये 164 और 13 इसके पास उपग्रहों की संख्या है। ये टोटल हो गया और आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि बाह्य ग्रह और हम तो यहाँ पर बता ही रहे हैं कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बारे में और यहाँ पर और एक बात हम बताएँगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछता है कि ये बताइए कि बाह्य ग्रह जो होते हैं, सूर्य से क्या होते हैं? नज़दीक होते हैं या दूर होते हैं? तो ये दूर होते हैं, ठीक है? और आकार में क्या होता है? ये बड़े होता है। जो बाह्य ग्रह होगा सूर्य से दूर और आकार में बड़ा होगा और इसका जो है निर्माण कैसा होगा? तो इसका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से होगा बना हुआ होगा। किसका? तो गैस और तरल पदार्थ से इसका निर्माण हुआ होगा। ये याद रखना है, ठीक है? और आपको जो अंदर का ग्रह है, जो अंदर का ग्रह जैसे कि आपको बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल हो गया, इसका जो है निर्माण कैसे होता है? तो ये सूर्य के नज़दीक का है और इसका निर्माण चट्टानों से होता है। इसका निर्माण कैसे? तो चट्टानों से होता है। इतने सारे पॉइंट जो है आपको हम यहाँ पर बताए हैं, जो बार-बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हम इसीलिए थोड़ा यहाँ पर समय ज़्यादा ले रहे हैं और समय ज़्यादा लेने का मकसद ही एक ही है कि आप जानकारी जो है यहाँ से थोड़ा भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, ठीक है? चलिए, अब जो है यहाँ पर अगला देखेंगे पॉइंट। पॉइंट तो आप ऐसे भी पूरा का पूरा पढ़ ही लिए हैं, इसमें क्वेश्चन जो था हमने करवा ही दिया है और सारे पॉइंट भी आपको हमने पढ़ ही जो है बता ही दिया है। जो कि बुक में था, जो बुक में नहीं था, वो भी हम आपको बताए हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए, अब जो है यहाँ पर
कई उल्का देख सकते हैं यहाँ पर कि कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सौर प्रज्वलन है, ग्रह देखेंगे और सबसे नज़दीक और सबसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए आपको बोले थे कि हम बताएंगे। और यहाँ पर ये क्या है, सूर्य है, मुखिया है। अब इसके बगल में कौन, तो बुध है, उसके बाद कौन, शुक्र है, उसके बाद कौन देखेंगे, पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी, उसके लाल देख सकते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं किसको, तो मंगल को। उसके बाद अब आएंगे बाहर, बाहर जब आएंगे तो ये क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह के बगल में देख सकते हैं ये क्या है, बृहस्पति है। बृहस्पति के बगल में आपको शनि मिलेगा और यहाँ पर यूरेनस और यहाँ पर नेपच्यून मिलेगा, जिसको वरुण अरुण के नाम से भी जानते हैं। ये टोटल के टोटल आपको 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह जो है आपको याद रखना है, यहाँ पर कौन कौन ग्रह किसके बाद आता है। यहाँ पर आपको याद रखना है एक बात और कि जो नील आर्मस्ट्रांग जो है कब पहुँचते हैं, जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे। और नासा के द्वारा ये गए थे, अपोलो 11 था यहाँ पर। अगला देखेंगे रॉकेट था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और दूसरा ये क्वेश्चन होगा, दूसरा अध्याय का क्वेश्चन होगा और इसका नाम होगा पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। हम थोड़ा पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि बार-बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1 मिनट में आपको हम समझाते हैं और 1 मिनट से हम ज़्यादा नहीं भी लेंगे। यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, ऊपर में जब लंबवत पड़ेगा, नीचे में जब लंबवत पड़ेगा तो दिन-रात बराबर होगा। और ये मार्च है और ये जो है सितंबर है। यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा पर जब जो है लंबवत पड़ेगा तो दिन क्या होगा, बराबर बड़ा होगा। और जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ मकर रेखा पर दिन बराबर होगा। और दिन जो है बराबर कब-कब होता है, तो एक 25 दिसंबर और एक जो है जहाँ पर पड़ेगा उस हिसाब से हम बता रहे हैं 25 दिसंबर, और एक होता है कब, तो एक होता है आपको 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर दिन बड़े होते हैं, उसी प्रकार 25 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़े होते हैं। और अगर पूछेगा कि कर्क रेखा पर सबसे छोटा कर्क रेखा पर छोटा दिन होता है, तो ये आपको जून में जो है कर्क रेखा पर क्या होता है, छोटा दिन होता है, बड़े रातें होते हैं। उसी प्रकार मकर रेखा पर दिन क्या होते हैं, तो बड़े होते हैं दिसंबर के माह में, और यहाँ पर क्या होते हैं, रातें छोटी होते हैं। अरे यहाँ पर एक और बात है कि जब यहाँ पर कर्क रेखा पर क्या होगा, जब कर्क रेखा पर क्या होगा, बड़े बड़े दिन होंगे, तो मकर रेखा पर छोटी दिन जो है दिन होंगे, छोटे दिन होंगे। ये रातें बड़े होंगे और यहाँ पर छोटे दिन होंगे। उसी प्रकार जब हम मकर रेखा पर जाएँगे, तो जब यहाँ पर दिन बड़े होंगे, तो कर्क रेखा पर क्या होगा, छोटी रातें होंगे। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा लंबवत पड़ेगा, वहाँ पर रातें और दिनें बराबर और जो है बड़ा और छोटा होता है। ये आपको पता है, सूर्य का प्रकाश के कारण ये सारी घटनाएँ होती हैं। ठीक है? जहाँ पर ज़्यादा जो है लंबवत डायरेक्ट पड़ता है, वो दिन और रात बराबर होता है। वो महीना आपको याद रखना है 21 मार्च, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 सितंबर। इसी को आप कहते हैं समदिवारात्रि। ठीक है? समदिवारात्रि इसी को कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे। थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ पर हमने ले लिया, लेकिन हमने समझा दिया था 1 ही मिनट में। अब देखेंगे, समझ लिए गए होंगे। और क्वेश्चन अब देखिएगा यहाँ पर। तो अब समदिवारात्रि देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, समदिवारात्रि होता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब, तो 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और अगर ये कर्क रेखा में, यहाँ पर दोनों हम बात बता देते हैं। कर्क रेखा में 21 जून में सबसे बड़ा दिन, वहीं मकर रेखा चले जाएँगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। अगर यहीं पर एक बात और हम बताएँगे, अगर पूछेगा सबसे जो है बराबर का दिन कब, तो 21 मार्च को, और एक कौन, तो 23 सितंबर को। दोनों को यहाँ पर 2 बार हमने बातें कर ली। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए थोड़ा समय हमने ले यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो 23.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, अधिक ठंडा और कम गर्मी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ते हुए क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। ये जो भाग है, ऐसे देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो भाग होगा, ये भाग इसको क्या कहते हैं, ऐसे कहीं दे देगा विषुवत दे देगा, तो विषुवत हो जाएगा, और कहीं देगा उसी उष्णकटिबंध, तो इसे उष्णकटिबंध की पेटी भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसी में क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती रहती है, सीधा रहता है सालों भर। तो यहाँ पर सालों भर सीधा जैसे ही रहेगा तो क्या होगा,
गर्मी पड़ेगा ही, और गर्मी सबसे ज़्यादा यहीं पर रहता है। अगला देखेंगे, चंद्रमा जो है पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या बड़ा है। अगला देखेंगे, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन, तो बहुत बार बता दिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर खाली स्थान है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, ये आपका है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जिस तरह से ये सूर्य है, जब दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो यहाँ पर दिन बड़ा, रातें छोटी। 22 दिसंबर। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पे पड़ेंगे तो दिन बड़ा, रातें छोटी। 21 जून। जब ये दोनों समान रहेंगे तो 23 और 21। 21 कितना, तो मार्च, और 23 सितंबर। यहाँ पर क्या होता है, तो दिन और रातें बराबर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो गया बस इतना। क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्ष कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन और रात होता है, तो घूर्णन गति या इसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या होता है, तो सीधा पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, गर्मी ज़्यादा रहता है। अगला यहाँ पर पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दो कौन कौन पूरब से पश्चिम, शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर देना है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं। ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लगातार 6 महीने पड़ता है, और यहाँ पर 6 महीने क्या होगा, दिन होगा। ठीक अगर हम दक्षिणी पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा, और यहाँ पर जो है 6 महीने रातें हो जाएंगे इसी के कारण। अब दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर होता है, तो दैनिक गति उसको कहते हैं कि जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ दिखाई नहीं देता है, वहाँ रात होता है, ठीक है। और पृथ्वी को इस चक्कर में, इस तरह के जो हैं भाव को आप देखते हैं, मतलब इस तरह का चक्कर लगाने में टोटल जो है पृथ्वी को इस तरह चक्कर देखेंगे पूरा लगाने में 24 घंटा लग जाता है। और पृथ्वी की इसी गति को आप घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। अब चलिए दूसरी बात, कि इस गति के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। तीसरी बात, वार्षिक गति घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, और इसी के कारण से ऋतु परिवर्तन भी होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी का कितना 365 दिन में क्या होता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। और पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिभ्रमण के नाम से आप जानते हैं। अब देखेंगे अक्ष किसे कहते हैं। अक्ष कहते हैं पृथ्वी घूमती रहती है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम अक्ष कहते हैं। ऊपर हमने क्वेश्चन किया, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का क्या है, एक नमूना है, इसलिए आप ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी होकर एक और झुकी हुई है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों। देखिए, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी बढ़ता है, तो सूर्य की किरणें क्या होगा, तिरछा हो जाता है, और बड़े हिस्से में ये फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी डाउन हो जाता है, मतलब कम पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति। ये तो आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंध
शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये इतने कटिबंध हैं। और जो है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, ये आपको याद है कि उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, ये आपको पहले पूछ रहा है। कटिबंध में सूर्य का प्रकाश, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं उसको जब, यदि आप देखते हैं, यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में हम बांट दें, दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें क्या होंगे, तो लगभग सीधा पड़ेगा और यहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगा। और इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा है कि शीतोष्ण कटिबंध की पेटी किसको कहते हैं। तो जैसे जैसे हम जो है इससे उत्तर और दक्षिण में बढ़ते हैं, तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें जो है तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में यह फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी पड़ता है। और इस क्षेत्र मतलब कि पृथ्वी की इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और शीत कटिबंध किसको कहते हैं, तो पृथ्वी में जो है सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछा हो जाता है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें क्या होगा, तिरछा हो जाएगा और धरातल पर जो है एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाता है। और यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसी को आप शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर हो गया समाप्त सारे के सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन और है, हाँ है, और नहीं, ये जो है अब दूसरा अध्याय का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और शीत कटिबंध के कुछ देश के नाम बताइए और शीतोष्ण कटिबंध के कुछ देश के नाम बताइए। ये भी हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो विषुवत रेखा के बारे में है, किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो टोटल ये 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गेवान, कांगो गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य और युगांडा, केन्या, सोमालिया, व्यापारी, इंडोनेशिया और कौन है, किरीवाती। इतने जो हैं टोटल 13 हैं। अगला क्वेश्चन अब जो है हम देखेंगे कि शीत कटिबंध से में जो है स्थित कुछ देश के नाम बताना है आपको। इसमें आपको याद रखना है शीत कटिबंध में ग्रीनलैंड हो गया, विक्टोरिया, अलास्का, आइसलैंड, साइबेरिया, ये सारे के सारे जो हैं शीत कटिबंध में हैं। अगला है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ के नाम। इसमें आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, पोलैंड, रूस, जर्मनी, आयरलैंड, ये सारे शीतोष्ण कटिबंध में हैं। टोटल ये दूसरा अध्याय आपका आप समाप्त होता है। अब हम चलेंगे तीसरे अध्याय पर, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन, ये तो जानते हैं समताप मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, ये पांचों मंडल को आपको याद ही रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तीसरा अध्याय देखेंगे। थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जानकारी आपको उस हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको पता होगा, बताइएगा कैसा है। समय तो बहुत हमको लग रहा है इसमें। यहाँ पर जो है 1 मिनट में आपको हम यहाँ पर मंडल के बारे में बताएंगे कि कितने मंडल, 5 मंडल। कौन कौन, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बही, ये टोटल 5 मंडल हैं। और आपसे पूछता है कि किस मंडल में जेटयान चलता है, तो जेटयान चलता है आपको समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ, तो समताप मंडल में। मध्य मंडल में क्या होगा, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड। और कहेगा कि कहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो ये बही मंडल सबसे ऊपर में। अगर ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर जीवन है, तो ये है आपको क्षोभ मंडल, जिसको स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है, ये सारे पांचों मंडल हैं, पांचों मंडल से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन आप बनाइएगा। और क्वेश्चन बहुत कुछ जो है ऐसे तो आप जानते ही, कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो है आप बार बार बनाते भी हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है जीवन पनपता है कहाँ पर, तो ये पनपता है आपको स्थल मंडल में। कहाँ, स्थल मंडल, जिसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि
दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन? तो ये राकेश वर्मा। इनको इंदिरा गांधी पूछी थी कि कैसा दिख रहा है भारत, तो सारे जहां से अच्छा। यहाँ पर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो ये जोड़ता है, देखिए पानी का सकरा भाग जो बड़ी जलराशि जैसे कि समुद्र, महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसी को जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बड़े जल भाग जो हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। समताप मंडल होता है, तो क्या होता है समताप मंडल? तो वायुमंडल को आप क्या कहते हैं? इसी में आपको वायु है। समताप मंडल में क्या? तो वायु। समताप मंडल में वायु। ओजोन परत कहाँ? समताप मंडल में। ये सारे क्वेश्चन जो है समताप मंडल को तो आपको याद ही रखना है कि बार बार क्वेश्चन समताप मंडल से तो पूछता ही है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन और खाली स्थान को हम भरेंगे। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन खाली स्थान में कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है वो क्या होता है? स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा, पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जलाशयों को एक दूसरे से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? जल संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पाक जल संधि है, ये किसके किसके साथ? तो श्रीलंका और भारत के साथ है। अब है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ क्या है? जीवन संभव नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और उसके बाद हम चौथा अध्याय में चलेंगे। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन, हाँ, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? यहाँ पर क्या है? स्थल है, यहाँ पर पानी है, हवा है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल कौन कौन सा है? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन है? 5 हैं। कौन कौन है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, बहिर्मंडल है। ये सारे के सारे क्या हैं? मंडल हैं पृथ्वी के, ठीक है। अगला देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही है कि पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी के टोटल 7 महाद्वीप हैं और इस महाद्वीप का क्या क्या नाम है? तो पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा महादेश कहते हैं, महाद्वीप भी कहते हैं। तो पहला एशिया यूरोप है, तब ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है। ये सारे के सारे महाद्वीप हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी क्या है? 71% जो है पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अगला देखेंगे कि पृथ्वी में प्रमुख महासागरों के नाम क्या क्या हैं? तो हिंद महासागर है। भारत के जो है एक कहा भी जाता है, किसका नाम जो है किसी देश के नाम पर पड़ा है? तो ये है हिंद महासागर। दूसरा है प्रशांत, तीसरा अटलांटिक है और आर्कटिक है। ये सारे जो हैं महासागर, टोटल 4 जो एससीईआरटी बुक में दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, पाँचवा देखेंगे, पाँचवा भी हो गया। छठा देखेंगे कि जैवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ जीवन है, जहाँ पर जीवन है उसी को जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के तीनों मंडलों को आप जब जोड़ते हैं तो उसको आप जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्थल है, नदी है, तालाब है, ये सारे वायु हैं, ये आपको सब मिलते हैं, तो ये क्या है? जैवमंडल के उदाहरण हैं। जैवमंडल इसी को कहते हैं। इसी में मिट्टी, वायु, धूल कण सभी समाये हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे? अच्छा, जीवन के लिए वायुमंडल इसलिए सांस लेंगे कहाँ से आप? अगर सांस आप अगर नहीं लेंगे, पेड़-पौधे भी सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं, सांस लेना छोड़ दीजिए, क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला देखेंगे कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हैं वो क्या है? स्थल मंडल है। और स्थल मंडल में आप अनेक प्रकार के जो भी, जैसे कि आप फैक्ट्री लगवाते हैं, फैक्ट्री जहाँ पर आप घर बना रहे हैं, क्या है? स्थल मंडल है। जीव-जंतु रह रहा है, क्या है? स्थल मंडल है। मैदान है, पठार है, पहाड़ है, ये कंकड़, पत्थर ये सारे मिल रहे हैं, क्या है? स्थल मंडल। ये सब के सब यहीं पर मिलते हैं स्थल मंडल में ही। जीव-जंतु अपना जीवन यापन, खान-पान, रहना-सहना ये सारे जो है काम कहाँ पे? स्थल मंडल पे। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर अंतिम इसका होगा कि जलीय क्षेत्र में जीव-जंतु या पेड़-पौधे कौन-कौन से हैं?
सूची बनाइए। तो यहाँ पर सूची आप बनाइएगा तो एक लंबी सूची होगी, लेकिन कुछ आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि कछुआ, साँप, मगरमच्छ, मछली हो गया, ये सब जो हैं किस में रहते हैं? जल में रहते हैं। पेड़-पौधे ये भी आपको कहाँ पर मिलते हैं? जल में मिलते हैं। बड़े-बड़े आपको पहाड़ भी जल में मिलते हैं ना? और जो जल में आपको मछली मिलती है, बड़ी-बड़ी शार्क मछली मिल जाती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया इसमें, ठीक है? और देखते हैं क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप में तो कुछ मॉडल बनाने के लिए कहता है और रंग स्थल। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम आपको और बताएँगे, जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि किसका रंग कैसा होता है? यहाँ पर देखिए जैसे है कि स्थल का कैसे हरा होगा, जल का कैसे तो नीला होगा, और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि पहाड़ और पठार इसका जो है रंग कैसा होता है? ये भी हम आपको बता देते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। पहाड़-पठार का रंग भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि पहाड़ और पठार के रंग कैसे होते हैं? ठीक है? तो उसका रंग आपको अगर यहाँ पर आपको जानना है तो देखिए, पहला बात, यहाँ पर पहला तो है आपको जलाशय का रंग कैसा? नीला होगा। पर्वत का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। पठार का रंग कैसा हो जाएगा? तो पीला हो जाएगा, और मैदान का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ये जो है रंग भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए हमने रंग का भी यहाँ पर चर्चा कर लिया। चलिए अब जो है हम चौथा अध्याय को करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में सोन नदी किस तरह के मैदान से होकर गुजरती है? तो ये पटना में आपको मिलता है सोन नदी, गंगा और सोन। तो ये जो है मैदानी क्षेत्र में क्या है? मैदानी क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर जो है बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऐसे आप बिहार का चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर है आपको क्या? तो ये आपका वाल्मीकि नगर, मतलब कि ये आपका पश्चिम चंपारण हो गया। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। यहीं पर क्या है? वाल्मीकि नगर है। ये उत्तर का क्षेत्र है, ये पश्चिम का क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो दोनों क्षेत्र दिया गया है, उत्तर का भी और पश्चिम का भी। तो उत्तर में आप देख लीजिएगा कि उत्तर-पश्चिम दे रहा है या पश्चिम दे रहा है। दोनों क्षेत्र में ये प्रवेश करता है। उत्तर का भी नेपाल का बॉर्डर टच करता है, इधर जो है किसका बॉर्डर टच करता है? तो यूपी का बॉर्डर टच करता है। ये वाल्मीकि नगर जो है ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर तो दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जो बुक में भी तो ऐसा नहीं दिया है, बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन पश्चिम के क्षेत्र को यहाँ पर डिनोट करता है। लेकिन अगर देता है लेकिन पश्चिम पूरब, तो ये सॉरी पश्चिम और उत्तर देगा तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर को यह क्या करता है? टच करता है। वाल्मीकि नगर कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है। यहाँ पर देखेंगे धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन-सी? धान की फसल, आपको पता होगा कि धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी जो होता है बहुत ही उपयुक्त होता है। चिकनी मिट्टी, इसको केवाल मिट्टी के नाम से भी आप जानते हैं। चिकनी मिट्टी को आप केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? ख नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पठार के ऊपर की सतह होती है तो क्या होती है? सपाट। ये देखिए ये पठार है। ये क्या है? ये पठार है। ऐसे करके ये देखेंगे तो ये क्या है? पठार है। पठार का भाग क्या होता है? सपाट होता है। पठार का भाग क्या होता है? सपाट होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? हमने उप अध्याय में भी आपको ये सारे क्वेश्चन जो है हमने करवाया है कि पर्वत, पठार और मैदान ये सारे भाग जो है हमने यहाँ पर की थी कि पूछ रहा है यहाँ पर पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर आपको याद रखना है कि पर्वत जो है 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन-कौन से पर्वत? जो एससीईआरटी बुक में दिया गया है, आपको हम वही बता रहे हैं कि पर्वत जो है 3 प्रकार के। तो बलित पर्वत है, बंसोद पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत। तीनों प्रकार के आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि बलित पर्वत जो होता है भारत के हिमालय पर्वत, और दक्षिण के अमेरिका के एंडीज पर्वत, ये दोनों क्या हैं? ये बलित पर्वत हैं। और यह जो होता है ऊबड़-खाबड़ वाला होता है, शिखर क्या होता है? शंक्वाकार होता है। और भंसोत पर्वत जो होता है, उसका पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, 2 दरारों के बीच का भाग क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। आप देखे होंगे कि चित्र में आपको देखने को मिलता है कि 2 दरार है और ये जो है नीचे भाग आ जाएगा इसका, और ये भाग जो है ऊपर ही रहेगा, ये भाग ऊपर ही रहेगा। ये क्या कहलाएगा? भंसोत पर्वत कहलाएगा। और यह जो है आपको पता होगा कि सतपुरा का जो पर्वत है वो क्या? भंसोत पर्वत का उदाहरण है। और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जो होता है वो क्या होता है? आपको पता होगा कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा या अन्य पदार्थ से जो अन्य पदार्थ है उसका ठंडा होकर जम जाना क्या कहलाता है? यही जो पर्वतों का निर्माण करता है, यही पर्वतों का निर्माण करता है, जिसको आप ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। और इटली का जो विसुवियत पर्वत
जो है इसका उदाहरण है। इटली का वेसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है और भारत के अंडमान निकोबार के बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, पाए जाते हैं बेरन आइलैंड में, ठीक है? और कम ऊँचाई के पर्वत को पहाड़ी कहा जाता है। जो कम ऊँचा होगा वो उसको आप क्या कहते हैं, पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बलित पर्वत के उदाहरण बताइए, तो क्या होगा? तो हिमालय पर्वत। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि बंसोद पर्वत के उदाहरण कौन से? तो सतपुड़ा का पर्वत। आपसे पूछेगा कि बताइए ज्वालामुखी पर्वत, तो यहाँ पर आपको भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बेरन ज्वाला आइलैंड में है, ये बेरन के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार के बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ये पर्वत क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भारत में और अंडमान निकोबार में। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि भंसोद पर्वत किसे कहते हैं? तो भंसोद पर्वत किसे कहते हैं? तो ऊँचे उठे भाग को आप भंसोद पर्वत कहते हैं। मतलब कि 2 दरारों के बीच के उठे भाग को आप भंसोद पर्वत कहते हैं। ये सारे पॉइंट पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें जो एससीईआरटी में जो लिखित है, जो लिखा गया है, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़कर हम नहीं चल रहे हैं। आप ऐसे भी पढ़े भी हैं और हम जो है रिवाइज़ के थ्रू थ्रू जो है आपको यहाँ पर करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सारे जो है क्वेश्चन आपको अभी तक हमने पूरा डिटेल से, थोड़ा समय भले ज़्यादा लग रहा है लेकिन पूरा डिटेल से आप पढ़ लेंगे। 10-11 चैप्टर है तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जानकारी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप खाली स्थान भर दीजिए। खाली स्थान में बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों किनारों, दोनों और मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो ये क्या है? गंगा है। सबसे ज़्यादा गंगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि डैश को संसार का छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को क्या कहते हैं? संसार का छत कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश कहा जाता है, डैश कहा जाता है, पर्वत श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि चौथा नंबर कि शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख केंद्र हो जाएगा। केंद्र पर्यटन स्थल के उदाहरण है। और पाँचवां है कि प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती क्या है? जनसंख्या, बढ़ता जनसंख्या। हमने ऊपर में आपको ये सारे मैदाने और जो है प्राचीन पठार, बलित पर्वत, ये सारे बातें आपको हमने वहाँ ऊपर भी अभी तुरंत बताया है। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। बंसोद पर्वत क्या हो जाएगा और बलित पर्वत क्या हो जाएगा? तो और प्राचीन पर्वत है। ये सारे के सारे यहाँ पर आपको भरने हैं। और निक्षेपात्मक मैदान, ये आपको याद रखना है कि कौन-कौन से हो जाएँगे। सबसे बलित पर्वत कौन-सा? प्राचीन पर्वत कौन-सा? तो आपको याद ही होगा कि बलित पर्वत कौन है? तो ये है हिमालय। और यहाँ पर जो प्राचीन पर्वत है वो कौन है? दक्कन क्षेत्र क्या है? प्राचीन है। और भंसोद पर्वत कौन हो जाएगा? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी भंसोद पर्वत का उदाहरण है। और एक है निक्षेपात्मक मैदान, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हंगरी का मैदान हो जाएगा। ग नंबर उत्तर हो जाएगा। इतने सारे बहुत ही बार ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है हम अगला चलेंगे, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि क्या है? ये आपको 1 नंबर वाले प्रश्न के उत्तर हैं। ऐसे यहाँ पर कहेंगे तो हम तो यहाँ पर कर ही सकते हैं, करते आ ही रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा उत्तर कि मैदानी क्षेत्र की क्या-क्या के विशेषता हैं। तो मैदानी क्षेत्र का विशेषता देखेंगे तो समतल होता है। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। मैदान में आपको पानी और जो है रहने की जगह, ये सबसे ज़्यादा पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कम बसते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ क्या हैं? नग्न है, मतलब कम है। और यहाँ पर जैसे ही नग्न और मतलब सुविधाएँ नहीं होगी, जहाँ पर भोजन और खाने-पीने की समस्याएँ होंगी, वहाँ पर लोग नहीं बसता है। गंगा के किनारे में सबसे ज़्यादा लोग क्यों बसा हुआ? क्योंकि पानी की व्यवस्था, क्योंकि समतल भूमि की व्यवस्था है। ये सब जो है ही यहाँ पर मिलते हैं। तो 41% जो है पूरा मैदानी भाग में आपको सबसे ज़्यादा कितने? तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इसी भाग में बसे हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा भाग किस भाग में बसा हुआ लोग मिलता है आपको? तो बस मैदानी के क्षेत्रों में मिलता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होता है? तो मैदानी क्षेत्रों में होता है क्योंकि यहाँ पर समतल होता है। जब समतल क्षेत्र रहेगा तो काम क्या होगा? तेज़ी से 1 किलोमीटर जो है आप 1 घंटे में घिस दीजिएगा। यही मैं कहाँ पठार पे जाइए या पहाड़ पे जाइए तो उसको तो सिर्फ़ समतल करने में आपको महीनों लग जाता है। यहाँ पर समतल करने की कोई तो बात ही नहीं, समतल खुद है। यहाँ पर आपको रोड में क्या गिट्टी बालू बिछाइए और चलते बनिए। यहाँ पर अगला देखेंगे, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आपको पता है कि पर्वत और पठार और मैदान के दोहन से आपके जीवन में तो बहुत सारे, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, मैदान में अगर क्या है, मैदान में आप क्या लगाते हैं? तो पेड़-पौधे लगाते हैं, इसको काट देते हैं। चलिए क्या हो गया? आपके क्षेत्र को, आपके
जो क्षेत्र में जो बारिश होने वाली होती है, अभी देख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि तापमान बढ़ेगा तो बारिश क्या होगा, कम होगी। और आपके जो है प्रदूषण बढ़ जाते हैं, पेड़-पौधे कटेंगे तो प्रदूषण भी होगा। और भी बहुत सारे पर्वत, पठार के क्षेत्रों में आप देखते हैं कि जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लोग बस रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और ज़्यादातर खनिज का, लोहा का, मैंगनीज़ का बहुत सारे खनन हो रहे हैं। इससे भी जो है क्या हो रहा है, तो कारखाने लग रहे हैं, तो ये सब भी आपको दुष्परिणाम इसका दोहन जो हो रहा है इस प्रकार से पड़ता है, तो दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलता है कि भू-संकलन होने लगता है, भू-संकलन होने लगता है। अभी आप जो है जोशीमठ के बारे में जान रहे होंगे, उत्तराखंड में क्यों? तो वहाँ पर भी भू-संकलन हो गया, दरारें घर में आने लगी और यह जो है जगह खाली कराना पड़ गया। वहाँ पर बिजली का काम चल रहा है, यहाँ पर जो है सुरंग बन रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि मैदान में अधिक लोग क्यों? अभी तो आपको पहले ही थीम बता दी है, पहले ही भाग में क्वेश्चन में बता दिए हैं, मैदान में इसीलिए लोग रहते हैं क्योंकि पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और खाने-पीने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थाएँ जो हैं आसानी से जहाँ पर मिल जाए, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में ये सारे जो हैं बातें आपको मिलते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पर पसंद करते हैं रहने के लिए। अब चलेंगे 5वें अध्याय पे, 5वाँ अध्याय का नाम हम देखेंगे क्या है इसका। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन ये आपको दिशाएँ से हैं, 5वाँ अध्याय है और दिशाएँ इसका नाम है, ठीक है? पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि दिशाएँ, प्रमुख दिशाएँ कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको पता ही है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दक्षिण बोलते हैं और ये जो है आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? कुल दिशाएँ, देखिए ये जो है कुल दिशाएँ हैं, आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब बीच-बीच वाले भाग को देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, उत्तर, पूरब। यहाँ पर देखेंगे तो पूरब क्या हो जाएगा, पूरब उत्तर का भाग हो जाएगा। उत्तर-पूर्व कहते हैं ना, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व का पूरा ये भाग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब का भाग है। उसी प्रकार ये जो भाग है, ये भाग को आप कहते हैं दक्षिण-पूर्व। क्या कहते हैं? इसको दक्षिण-पूर्व और ये जो भाग है इसको आप कहते हैं उत्तर-पश्चिम और जब ये नीचे आएँगे तो इसको कहते हैं आप क्या, दक्षिण-पश्चिम। इसको दक्षिण-पश्चिम के नाम से आप जानते हैं। ये टोटल जो है 8 हुआ और 2 जो होता है आपके, 2 जो होते हैं सिर के ठीक ऊपर की दिशा जो होती है उसको आप जेनिथ कहते हैं, जेनिथ। आकाश और पैर के नीचे की दिशा जो होती है उसको नादिर कहते हैं, जिसको पाताल के नाम से जानते हैं। ये 2 और हो जाएगा। ये इसमें 8, इसमें 1 ऊपर 1 नीचे जिसको मिलाकर कितना, तो टोटल 10 हो जाएगा। टोटल कितना, 10। तो उत्तर में आपको इसमें 10 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब देखेंगे बंगाल की जो खाड़ी है भारत के किस दिशा में? देखिए ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। अब बताइए कि कौन-सी दिशा हो जाएगा? तो ये है दक्षिण का और ये क्या है, पूरब का। तो ये दक्षिण-पूर्व की दिशा में आपको मिल रहा है कौन? तो बंगाल की खाड़ी। तो ये घ नंबर उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर खाली स्थान भर दीजिए। हिमालय पर्वत जो है भारत के किस दिशा में? तो आपको पता होगा कि ये भारत है और ये जो आपका ये जो भाग है ये क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। तो ये उत्तर की दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर की दिशा में। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है? तो अभी तुरंत हमने यहाँ पर आपसे वार्तालाप किया, तो ये जो भाग है उत्तर पूर्व का भाग कहलाता है। ये क्या है? उत्तर पूर्व का भाग होता है। अब देखेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जो है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी से किस दिशा में? तो ये भी समझ लीजिए। ये जो भाग है, ये है अरब की और ये है बंगाल का। तो ये भाग देखेंगे तो ऐसे करके आप समझिएगा। ये देखिए, ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये भाग देखेंगे तो ऐसे करके चलेंगे, तो ये आपका पूरब पूरब और दक्षिण-पूरब हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये दक्षिण-पश्चिम का क्षेत्र है। दक्षिण-पश्चिम और आपका दक्षिण-पूरब का क्षेत्र मिलता है। ये अरब सागर जो है ये क्या है, तो दक्षिण-पश्चिम में है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर है और ये दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप अपना घर देख लीजिए किस प्रकार है, वो आपको बताना है कि आपके घर उत्तर दिशा से कौन-सा है, ये तो आप बता सकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में, दिशा सूचक यंत्र भी उत्तर दिशा में, घर ये तो आप बना सकते हैं, बस इतना ही है। इसमें और कुछ नहीं है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आपको पता ही है कि कौन-सा भाग कहाँ पे। ये उत्तर का, ये दक्षिण का, ये पूरब का, ये पश्चिम का। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात का, ये जो है कश्मीर, लद्दाख का और ये जो है आपको तमिलनाडु, कन्याकुमारी का, ठीक?
चलिए अब जो है अगला जो अध्याय है जो है अब हम 6 क्लास का 6 चैप्टर करेंगे। 6 क्लास का 6 चैप्टर ज्योग्राफी का, और इसका नाम है पृथ्वी और ग्लोब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको हम एक दो बातें जैसे बता दें महादेश और महासागर के बारे में। महासागर और महादेश, महासागर कितने, तो महासागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर 4 हो गए। और महादेश कितने, 7। कौन कौन, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका, ये जो है कितने, अंटार्कटिका जो है, ये सब मिलाकर 7। कितने, 7। ये 4, ये 7, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी हम बताएंगे कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अक्षांश रेखाएं बनाएगा, यहाँ पर जो है ध्रुव, यहाँ पर जो है आपसे पूछ सकता है कि लंबाई कितनी है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देशांतर रेखा क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को अभी मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अब देखिएगा कि एक जो है देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो टोटल कितना होता है, 4 मिनट होता है। अगला है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो सबसे गर्मी जहाँ उष्ण होगा, जहाँ उमस होगा, ऐसे उमस से उष्ण को याद रखेंगे तो ये उष्ण जो है कटिबंध है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा, तो आपको पता है कि कर्क रेखा जो है क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री, और ये कर्क रेखा कहाँ, तो उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, और ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश। और 2 भागों में कोण बांटता है, तो भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं। इधर भी 23.5, इधर भी मकर भी, और कर्क भी 23.5। जब मकर जाएगा तो ये दक्षिणी अक्षांश में होगा, जब कर्क जाएगा तो ये उत्तरी अक्षांश में होगा, ये आपको याद ही होगा। और ये जो है शीत है, इधर भी शीत है, तो ये उत्तरी शीत है, और इधर दक्षिणी का शीत ध्रुव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, देखिए ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, समझिएगा, यहाँ पे 2 भाग है, 2 भाग होता है, 2 भाग अर्धवृत्ताकार, ऐसे अगर आप गोल करेंगे तो ऐसे कर दीजिए, अर्धवृत्ताकार हो गया। अब ये हो गया अर्धवृत्ताकार, और 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाता है। हमने पूरा का पूरा वृत्त बना दिया है यहाँ पे, और इसको आप 360 करेंगे, पूरा जब मिल जाएगा तो ये 360 हो जाएगा, 360। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए जो है यह पूरब या पश्चिम नहीं होता है। ये आपका जो भाग है 180 का है, ये बीच वाले भाग जो देख रहे हैं ये क्या है, 180 है। और ये भी आपको याद होगा कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद हो। और देशांतर पर पहुंचने में टोटल जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर में यहाँ पर पहुंचने में इसको 4 मिनट लगता है। कितना, 4 मिनट लगता है। ठीक है, और 180 देशांतर की रेखा सामान्यतः ही आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और एक रेखा पश्चिम जाने पर, अगर आप पश्चिम जा रहे हैं तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। पश्चिम जाएंगे मतलब कि अमेरिका जाइए, क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जो है आप पूरब की ओर आइए, भारत की ओर आइए, भारत में आपको जब आएंगे तो ये क्या होगा, तिथि रेखा घट जाएगा। जब आप पूरब आइएगा तो तिथि रेखा घटेगा, जब आप पश्चिम जाइएगा तो तिथि रेखा बढ़ेगा। दोनों बातें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जो है हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और वह क्वेश्चन आपका होगा खाली स्थान का। और यहाँ से खाली स्थान में क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है खाली स्थान, लेकिन पूछता बहुत बार है यहाँ से क्वेश्चन। अब है पहला क्वेश्चन कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, ऊपर हमने आपको बता दिया। देखिए ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो कर्क रेखा के, नीचे वाले भाग जो होते हैं वो मकर रेखा के। ठीक है, जब हम ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा होगा, जब नीचे आएंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा होगा। और यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जब दक्षिण, हाँ ये उत्तर वाले भाग होता है उत्तरी अक्षांश होता है, और नीचे वाले भाग जो होता है दक्षिणी अक्षांश होता है। जब नीचे अगर बोल देगा कि दक्षिणी अक्षांश की ओर हम चलेंगे
तो क्या होगा, वो मकर रेखा होगा। क्या होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी यहाँ पर देखिएगा, अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कुल कुल डैश ताप कटिबंध हैं। आपको याद होगा कि ऐसे हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं तो आपको पता लग जाएगा। ये जो है भूमध्य है, यहाँ पर देखेंगे तो ये उष्ण कटिबंध है, और ये है आपका, ये जो भाग देखेंगे ये समशीतोष्ण कटिबंध है, और ऊपर का भाग शीत कटिबंध है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 जो है कटिबंध आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण और शीत। टोटल कितने हुए, 3 हुए। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी पर कुल डैश डैश देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो 360 जो है देशांतर रेखाएं, ऐसे करके आप देखेंगे तो ऐसे ये देशांतर रेखा है। ये क्या है, ये देशांतर रेखा है। 360 आप खींच सकते हैं, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर, डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। ये भी आपको याद होगा कि ये दक्षिण देशांतर जो होता है रेखा, उससे आप क्या मिलता है, तो समय का ज्ञान आपको मिलता है। समय का ज्ञान आप जो है देख लेते हैं कि हाँ कितना बजा है, नहीं बजा है, ये आपको पता लग जाता है। समय का ज्ञान देशांतर रेखा से ही आपको मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, कम शब्दों में उत्तर दें तो पृथ्वी में दिए गए नमूने का नाम क्या है, पृथ्वी के दिए गए नमूने ग्लोब। पृथ्वी का नाम किस आकृति का होता है, तो ये त्रिकोण होता है, गोल, और जो है टेलीफोन कार का होता है। अगला देखेंगे, यह जो है नमूना आपको जो दिखता है, इस नमूने की आकृति किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो किन्हीं अन्य 2 वस्तु आप नाम लिख सकते हैं, संतरा है, खरबूज है, ये जो है इसके नाम हो जाएंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर रेखा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पिरामिड रेखा, कर्क रेखा, वास्तु रेखा, मकर रेखा, ये सभी की सभी जो है रेखाएं यहाँ पर पृथ्वी के आप जो देखते हैं ग्लोब में, वो सारे के सारे मिलते हैं। महासागर, सागर, ये सभी आपको दर्शाए जाते हैं इसमें। अगला यहाँ पर देखेंगे, इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, तो ऐसे तो आप क्या करते हैं, आप चांद के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, रात में ध्रुव तारा के माध्यम से, अनेक विधि से, आप कंपास सूचक के माध्यम से, ये माध्यम जो होते हैं इनके माध्यम से स्थिति का आप पता लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। आपको याद होगा कि अक्षांश वृत्त किसे कहा जाता है। आप एक सेब लेते हैं ना, या सेब लीजिए, एक तरबूज ले लीजिए, उसको बीच भाग से काट दीजिए, तो वो क्या कहलाता है, जब 2 भाग से आप काटते हैं तो वो गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में आप बांट देते हैं। ठीक, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसको आप बांट देते हैं, और बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, भूमध्य रेखीय होता है। क्या होता है, भूमध्य रेखीय जो बांटता है भाग, वो भूमध्य रेखीय होता है। ये जो भाग आप देखते हैं 2 भाग में काट दिए, तो ये भूमध्य रेखीय होगा। ये ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और भूमध्य रेखीय वृत्त को ही क्या कहते हैं आप, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से इसको आप जानते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। और सबसे जो है, यह सबसे बड़ा क्या होता है, वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी और दक्षिण का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। और भूमध्य रेखा वृत्त या किसी स्थान के बीच को जो होता है वो कोण बनाता है, और उस स्थान को अक्षांश कहा जाता है। यही जो कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। मतलब कि भूमध्य रेखा वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, पूर्व से, यहाँ पर हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं, वो क्या कहलाता है, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। वृत्त भी बता दिए और हमने यहाँ पर रेखाएं भी बता दी है। ठीक है,
अगला आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि दो प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो ये भाग तो आप जानते हैं कि बीच वाला भाग है, ये कर्क है, ये मकर रेखा है, ये अक्षांश के भाग होते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला भाग क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है। 43.5 डिग्री उत्तर, 43.5 डिग्री नीचे हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण का भाग मकर होगा, उत्तर का भाग क्या होगा, कर्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध, 3 कटिबंध हमने यहाँ पर पहले भी आपसे वार्तालाप किया। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो देशांतर रेखाएं जो होता है क्या होता है, ऐसे शॉर्ट में समझिएगा तो उत्तर के भाग और दक्षिण के भाग को मिलाने वाली को रेखाएं को ऐसे देशांतर रेखा कहते हैं। और बीच वाले भाग जो होते हैं क्या होते हैं, तो प्रधान मध्य रेखाएं होते हैं। इसको आप प्रमुख माध्यान्ह रेखा भी के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये जो है 4-4 मिनट पर इसको बदलता है। ये टोटल 380। अगर भाग देखेंगे तो यहाँ पर 180 इधर का भाग, 180 इधर का भाग, होल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। हर 4 मिनट में एक रेखाएं जो है चेंज होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर टोटल हो जाएगा अगला प्रधान मध्य रेखा। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि समय के लिए प्रधान मध्य रेखाएं हैं यहाँ और यहाँ। बीच भाग जो है भाग बांटने के लिए उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग आप देख रहे हैं कि ये उत्तर और ये दक्षिण है, ये मध्य है, ये केंद्र है। ये क्या है, उत्तर ध्रुव है और ये है आपका दक्षिण ध्रुव। ये उत्तर और ये दक्षिण। इधर का भाग जो होता है पूरब का होता है, इधर का भाग क्या होता है, पश्चिम का होता है। आप यहाँ रह रहे हैं तो ये रह रहे हैं पूरब में, ये जो है अमेरिका है, ये कहाँ रह रहा है, पश्चिम में रह रहा है। ठीक है, और जब आप पूरब की ओर आते हैं तो 1 मिनट क्या होता है, घट जाता है। जब इधर पश्चिम की ओर आते हैं तो 1 मिनट बढ़ जाता है। ये तिथि में आपको बढ़ोतरी होती है इसी के कारण से। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही आप क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से आप जानते हैं। और यहाँ पर 360 होता है देशांतर रेखाओं की कुल अक्षांश और देशांतर में कुल संख्या कितने, 360। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जलाशय, सॉरी यहाँ पर रंग है, जलाशय जो हो जाएगा नीला हो जाएगा, पर्वत जो है भूरा हो जाएगा, पठार पीला हो जाएगा और मैदान हरा हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, जलाशय का रंग कैसा, नीला, पर्वत का रंग कैसा, भूरा, और पीला रंग जो है पठार का और मैदान का हरा। ये तो जानते हैं, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन में आपका अब अगला अध्याय हो, अगला अध्याय है आपका मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम प्रवेश अब हम करेंगे। उससे पहले जो है कुछ बातें यहाँ पर हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगे। हम जो है चाहते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताते हुए, क्वेश्चन का डिटेल समझाते हुए आगे बढ़े। समय भले थोड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम सारे क्वेश्चन का जो है उत्तर अभी हमको 1 मिनट दीजिए और उसी में आपको हम देंगे। देखिए भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र में आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर ये सब देखने को मिलते हैं। भौतिक मानचित्र में क्या, तो पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, देश, विश्व, विभिन्न देशों की उनकी सीमाएं, और सीमाएं को दर्शाने वाले मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र, ये सारे के सारे राजनीतिक मानचित्र होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और थीमेटिक मानचित्र जो होता है वो क्या होता है, तो जलवायु हो गया, जलवायु मानचित्र हो गया, वनस्पति मानचित्र हो गया, जनसंख्या मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, उद्योग मानचित्र हो गया। ये सारे के सारे किस में आते हैं, थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। क्वेश्चन बस यही है, 4-5 क्वेश्चन में आपको यहीं पर ये सारे भाग मिलने वाले हैं। अब जो है आपको यहाँ पर कुछ और नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है कि क्वेश्चन में आपसे ये सारे पूछा जाता है कि ये चित्र जो है किस रूप में आप इसको दर्शाते हैं, कौन सा मानचित्र किस रूप में दर्शाया जाता है, यही आपको सिर्फ बताना होता है। ठीक है, आप ऐसे संकेत के माध्यम से, मापक के माध्यम से, दिशा के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं। कि किसी भी दूरी को आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मापक के रूप में दर्शा देते हैं। संकेत के रूप में आप किसी स्थान को दर्शा देते हैं। दिशा के रूप में आप जो है किसी जो है जगह को दर्शा देते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर हमको जाना है तो ये भी आपको होता है, निर्धारण करते हैं दिशा के रूप में, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, ये जो है दिशा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन को हम पहला करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है हमने 1 मिनट में आपको यहाँ पर दे ही दिया है। बस आपको यहाँ पर आप बताना है कि पहला क्वेश्चन होता क्या है। जमीन के जो है पहला क्वेश्चन है कि जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब आप जमीन के भाग को दिखाएंगे तो किसका उपयोग करेंगे, जमीन क्या होता है, बड़ा होता है, और कागज पर आपको, कागज क्या है, छोटा है। तो छोटा को आपको यहाँ पर आप रसीद देखते होंगे, अगर आप जमीन का रसीद देखते होंगे तो कैसे भाग में आप इसको दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको याद होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ गए होंगे कि छोटा होता है, क्या होता है, छोटा मापक होता है। यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा छोटा। अगला यहाँ पर कि पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत
पर्वत हो गया, पठार हो गया और मैदान हो गया। तो ऊपर में आपको हम तुरंत बता दिए हैं कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये सारे के सारे भौतिक मानचित्र में आते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर ये सभी के सभी किसमें? भौतिक मानचित्र में। ख नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, तो मैदान को किस रंग में दिखाते हैं? तो ऊपर तो आपको आंसर में आपको हमने ऊपर में बता ही दिया कि मैदान जो होता है क्या होता है? हरा होता है, हरा रंग है, हरी हमारी मैदान को दिखाने के लिए हरा रंग आपको होता है। और नीला रंग जलाशय के लिए नीला रंग, जलाशय के लिए, पर्वत के लिए भूरा रंग और पठार के लिए पीला रंग। पठार के लिए पीला रंग, भूरा रंग, पर्वत के लिए, जलाशय के लिए नीला रंग और मैदान के लिए हरा रंग। ये 4 बार आप बोल दीजिए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो देखिए ये भाग है आपका मानचित्र में, आप देखिएगा दक्षिण दिशा क्या होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा। तो ये आपको याद होगा कि नीचे होता है, क्या होता है? दक्षिण तो नीचे, उत्तर तो ऊपर, ये दाहिना क्या? पूरब तो दाहिना और पश्चिम तो बायाँ, मतलब कि बाईं तरफ होता है, दाहिनी तरफ पूरब हो जाएगा। अभी आपको याद होगा, तो ये चित्र आप देखते भी हैं और बनाते भी हैं, तो उत्तर में आपको याद होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, बस समझ की बात है और समझ से आप इसको बना लेंगे। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर आप होता है। यहाँ पर आप चित्र बनाते हैं तो किसी भी भारत के नक्शे में बनाते हैं तो ये दर्शाता है। ऊपर के भाग को उत्तर कहता है, नीचे के भाग को क्या कहता है? दक्षिण कहता है। और दाहिने भाग जो होते हैं इसके होते हैं पूरब की ओर, बायाँ भाग जो होता है ये पश्चिम की ओर दर्शाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कन्याकुमारी, ये उत्तर जो है लद्दाख का चित्र है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है आपको क्या हो जाएगा? गुजरात का चित्र है। और आपको यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा भी आपको पता होगा, तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरता हुआ कर्क रेखा है और ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर खाली स्थान नहीं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं। मानचित्र जो है, मानचित्र निर्माण के माध्यम ध्यान सॉरी यहाँ पर मानचित्र निर्माण के ध्यान रखना चाहिए। आप जो है क्या ध्यान रखेंगे? तो मापक का भी, दिशा का भी और संकेत का भी, तीनों का आप ध्यान रखेंगे। नहीं रखे तो गए काम से, मतलब कि जाना है दिल्ली और चले जाइएगा कहाँ? पंजाब की ओर, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, यहाँ पर खाली स्थान भरना है आपको। खाली स्थान में कुछ नहीं है। मानचित्र का जलीय भाग को किस रंग से? तो यहाँ पर अभी तो आपको हमने बता दिया कि जलीय भाग जैसे ही आया कि जल, बताइए कि जलाशय तो नीला, जलाशय तो नीला। मानचित्र में उत्तर दिशा क्या होता है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होता है। मानचित्र में जो है ऊपर की ओर, उत्तर की दिशा। अब देखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण होता है। जनसंख्या देखिए आपको ऊपर में हमने ऊपर में बताया भी, जहाँ पर जनसंख्या आ जाए मतलब कि थीमेटिक जो है मानचित्र होगा, क्या हो जाएगा? थीमेटिक मानचित्र जनसंख्या में, जलवायु मानचित्र जनसंख्या, जनसंख्या हो गया थीमेटिक मानचित्र के लिए, और जलवायु हो गया थीमेटिक मानचित्र, वनस्पति हो गया थीमेटिक मानचित्र, वर्षा हो गया थीमेटिक मानचित्र, उद्योग हो गया थीमेटिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में जाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए गाँव, शहर, राज्य, देश, विश्व सभी के सभी जो है देश की सीमाएँ, ये सभी कहाँ पर आएँगे? तो ये सब राजनीतिक मानचित्र में आएँगे। भौतिक मानचित्र में क्या हो जाएगा? तो पर्वत हो जाएगा, पठार हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, नदी हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, ये सभी के सभी कहाँ पे आएँगे? तो ये सभी के सभी भौतिक मानचित्र में आएँगे। इतने बात आपको याद रखने हैं। हमने एकदम में आपको यहाँ पर पूरे की पूरी बातें बता दी है। अब सिर्फ ध्यान से सुने होंगे तो आपको आया ही होगा, और आया ही नहीं होगा, आप पहले भी पढ़े हैं, मेरे अध्ययन को आप किए होंगे। यहाँ पर जो हम हर जो है क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं पहले और समझ भी लिए होंगे। तो चलिए अब जो है यहाँ पर उत्तर दे दीजिए। क्या हो जाएगा उत्तर में कि निम्नलिखित प्रश्न का आप उत्तर को, इसमें उत्तर आपको देना है। चित्र एवं मानचित्र में अध्ययन आपको अंतर करना है। चित्र में और मानचित्र में देखिए, चित्र आप चित्र का उपयोग करते हैं, आप अपना चित्र जो है क्या करते हैं? खींच लेते हैं। आप अपने चित्र को देखते हैं, आप अपने जो है चित्र को देखते हैं ना। मानचित्र, मानचित्र जो है क्या होता है? मानचित्र में आप किसी स्थान, किसी जगह, किसी देश, किसी विदेश, मतलब किसी भी नदी को, किसी भी देश को, किसी भी स्थान को दर्शाते हैं ना मानचित्र में। चित्र तो आप जानते हैं कि एक फोटो, मतलब कि एक चलचित्र, एक जो है आप चलचित्र नहीं बल्कि एक जो है तैलचित्र कहते हैं उसको, तैलचित्र भी कह सकते हैं, या आप मोबाइल से निकालते हैं वो चित्र हो जाएगा। ये सारे चित्र होते हैं। और जो स्केल में आपको देखते हैं कि स्केल में दिखाया जाता है वो क्या होता है? मापक होता है। और ये जो है मानचित्र में देखने को मिलता है, जबकि आप चित्र में नहीं आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। मापक में किसका उपयोग करते हैं? तो ये मानचित्र में इसका उपयोग आप करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आगे हम चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये भी कर ही लेते हैं कि अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन-किन बातों पर यहाँ पर संकेत, यहाँ पर जो है संकेत का करेंगे, दिशा का करेंगे, मापक होगा, ये सारे जो हैं चित्र
बनाने के लिए आपको ज़रूरी होता है। 1 किलोमीटर आप दर्शाइएगा कितना 1 सेंटीमीटर से भी कम है। यहाँ पर आप विश्व का चित्र बना रहे हैं तो दूरी अगर आपको दिखाना है तो आप 500 किलोमीटर को मात्र 1 सेंटीमीटर में दर्शाइएगा। हाँ, 1 सेंटीमीटर चले तो 500 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग का प्रतीक मानचित्र। मानचित्र में जो रंग होता है वो कैसा प्रतीक होता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा भी जाता है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। मानचित्र में किए गए रंग में प्रतीक में देखेंगे तो नीला रंग किसका उपयोग? तो जलाशय के लिए। नीला रंग जो है सभी का जो है यहाँ पर बताना है, मानचित्र में जिसका उपयोग करेंगे। नीला रंग जो होगा जलाशय के लिए, पर्वत का रंग आप भूरा कर देंगे, पीला जो हो जाएगा पठार हो जाएगा, हरा रंग जो है मैदान का हो जाएगा। ये मानचित्र में आप उपयोग करते हैं, ठीक है? मानचित्र में जो है ये सारे के सारे उपयोग किए जाते हैं। मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता ही है कि मानचित्र के टोटल 3 प्रकार हैं। यहाँ पर ऊपर में हमने सारी बातें कर ली हैं। पर्वत हो गया, पठार, मैदान, नदी, सागर, महासागर ये सब दर्शाते हैं इसमें एक में, और एक में जो है आप दर्शाते हैं गाँव, शहर, मैदान ये सीमाएँ ये सब दर्शाते हैं एक में, जो कि राजनीतिक होता है। और जो आप जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र ये सब जो जिसमें आप दर्शाते हैं वो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है थीमेटिक मानचित्र। ब ऐसे हम यहाँ पर बता दिए कि तीनों मानचित्र आप पढ़ लिए हैं। एक भौतिक होता है, एक राजनीतिक होता है, एक थीमेटिक होता है। और भौतिक में कौन आता है? तो आपको 2 बार 3 बार हम बोल चुके हैं। पर्वत आता है, पठार, मैदान, नदी ये सब आता है। और राजनीतिक में कौन आता है? तो गाँव, शहर और राज्य, देश, सीमाएँ ये सब जो हैं राजनीतिक सीमाएँ ये सब किसमें आते हैं? तो ये सब के सब होते हैं आपको राजनीति में। राजनीतिक मानचित्र होते हैं, ठीक है? राजनीतिक सीमाएँ मतलब कि जो देश की सीमाएँ होती हैं राजनीतिक रूप से ही देखते हैं कि आप ये मेरा देश ऐसे करते रहता है, लड़ते रहता है, ये मैकमोहन रेखा हो गया, ये रेड क्लिफ रेखा हो गया, कौन बनाता है? ये राजनीतिक रूप से ही होता है। एक देश जो है दूसरे देश के सीमाओं को यहाँ पर बाँटता है, ये क्या है? राजनीतिक रूप से होता है, तो ये राजनीतिक ही कहलाता है, ठीक है? और थीमेटिक में तो आपको याद ही है कि जलवायु मानचित्र है, वनस्पति मानचित्र है, जनसंख्या मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है, उद्योग मानचित्र है, इतने हैं। चलिए अब जो है हम आगे चलेंगे, मापक क्या होता है ये जानते हैं कि एक स्केल होता है और एक जगह से दूसरी जगह को मापने के लिए आप उपयोग करते हैं। 1 सेंटीमीटर आप 100 किलोमीटर को भी दर्शा सकते हैं। किसने? तो 100 किलोमीटर एक मानचित्र में। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8वां अध्याय आपका है छठा ज्योग्राफी का, और यह अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे टोटल बिहार के बारे में थोड़ा पाठ पर चलेंगे और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा, आपको हमने यहाँ पर बताया था पहले ही बुक में कि अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है आप बताइएगा कितना है? आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की। तो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि जब बुध का महापरिनिर्वाण जिसको कि आप मृत्यु कहते हैं ऐसे, तो ये मृत्यु जब उनकी होती है तो कब होती है? तो ये अगर ये याद होगा तो ये आपको याद हो जाएगा। देखिए, बुध के बारे में तो आप बार-बार पढ़ते हैं और बिहार से वो रिलेटेड हैं, ये भी आपको याद है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि बुध की मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में होती है और 483 ईसा पूर्व अगर याद है, तो आपको पूरब से पश्चिम भी आपको याद होना चाहिए। पूरब से पश्चिम जो है बिहार की जो टोटल किलोमीटर की लंबाई है, वो 483 किलोमीटर है, ठीक है? अब देखिए, आप ये याद कर लिए होंगे। अब आपको हम बताते हैं जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण आपको अंक गिनती आता है 1, 2, 3, 4, 5 आता है, ये तो सबको आता है, बच्चे को आता है, तो आपको बस इतना ही करना है 3, 4, 5 कर लीजिए। 3, 4, 5 3, 4, 5 टोटल कितना हो गया? 345 तो 345 किलोमीटर जो है यह चौड़ा है। आपसे पूछेगा लंबा कितना? लंबाई जो है इसकी 483 किलोमीटर। अगर बोलेगा चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई 345 किलोमीटर। लंबाई जो होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर और चौड़ाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है? ये भी याद रखना है आपको। अब जो है हम आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है धीरे-धीरे आपको जो भी यहाँ पर पाठ परिचय में दिया गया है वो सारी बातें आपको हम बता देंगे। ठीक है? चलिए, अब जो है यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये याद रखना है, 1 मिनट में ये भी समझिए। ये भाग है आपका उत्तर का, ये है दक्षिण का और ये है आपका पूरब का और ये है आपका पश्चिम का।
अब हम ऊपर चलेंगे तो एक देश आता है, कौन आता है? उत्तर में देश आता है नेपाल, एक ही टच करता है वो कौन? एक देश नेपाल टच करता है। जब हम आते हैं पूरब की ओर तो ये करता है कौन-सा? तो ये करता है पश्चिम बंगाल, कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है पूरब की ओर। जब हम आते हैं यहाँ पर दक्षिण की ओर तो ये किससे आज़ाद हुआ है? मतलब सॉरी, इसे जो है किससे टूटा है? तो ये बिहार से ही टूटा है, बिहार से ही अलग होकर यह कौन बना है? तो ये झारखंड बना है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनता है। और जब झारखंड बनता है तो ये दक्षिण में होता है, क्या होता है? ये दक्षिण का भाग होता है। और जब हम चलेंगे उत यहाँ पे कहाँ की ओर? तो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर आपको मिलता है कौन-सा? तो उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत में कौन? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ पर याद रखना है, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश है आपको पश्चिम में, पूरब में, पश्चिम में और उत्तर में और दक्षिण में, ये टोटल आप समझ लिए होंगे। एक बार पुनः बताते हैं कि 3 जो है आपको टोटल अपने ही राज्य हैं और 1 जो है देश है। देश जो है उत्तर में है और पूरब, पश्चिम और दक्षिण में आपको कौन-कौन मिल जाता है? जब पूरब जाते हैं तो पश्चिम बंगाल मिलता है और जब हम दक्षिण आते हैं तो क्या मिल जाता है? तो झारखंड मिल जाता है। जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश मिल जाता है, ये याद रखना है। तीसरा बात, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि नेपाल से कितना जो है बिहार का जिला मिलता है, सीमा टच करता है, तो टोटल 7, ठीक है? अब ये कहता है कि यहाँ से यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से टच कितना करता है? तो 3, ठीक है? और कहेगा कि झारखंड से कितना जिला टच करता है? तो 8 और ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से कितना जिला टच करता है? तो भी 8, ठीक है? ये बातें आपको याद रखने हैं, इतने बातें यहाँ पर बिहार के बारे में। और 9 जो है यहाँ पर प्रमंडल है, कितना है? 9 प्रमंडल है, ये भी याद रखना है, 9 प्रमंडल है और 534 जो है प्रखंड है। 9 प्रमंडल 9 और 5 134 प्रखंड है और टोटल 38 जिला है। अरवल जो है जिला वो नया जिला है और बाढ़ जो है बनने वाले जिले में से अभी नाम आ रहे हैं कि बनेगा तो वो 39वाँ हो जाएगा, लेकिन अभी कितना है? तो 38 टोटल जिले हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ आता है वो उत्तर बिहार के क्षेत्रों में और कोसी को क्या कहा जाता है? तो कोसी को सोग कहा जाता है। बिहार का सोग के नाम से जाने जाना वाला ये कोसी है जो कि प्रवेश करता है सुपौल में, ठीक है? ये सारे बात आपको याद रखने हैं और जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है वो किस-किस नदी से होता है? तो उत्तर के ही क्षेत्र जो होते हैं, आपको यहाँ पर ऊपर वाले भाग जो नेपाल से निकलता हुआ आता है, वो क्षेत्र और नेपाल से नदियों का जो प्रवाह होता है उस क्षेत्र से, मतलब कि जैसे-जैसे आप याद रख सकते हैं कि गंडक हो गया, बागमती, कमला, करेह, महानंदा, कोसी ये सब जो है ये बाढ़ का कारण बनता है। बाढ़ का मूल रूप से कारक होता है। यहाँ पर मधुबनी हो गया, खगड़िया हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, ये सारे के जो क्षेत्र हैं ये 3 से 4 महीना पूरे के पूरे क्या होते हैं? बाढ़ से त्राहिमाम होते हैं, ठीक है? ये सारे पॉइंट यहाँ पर बिहार से आपको बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पर हम देखेंगे जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए कि उत्तर के और दक्षिण के क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में कौन-सा मतलब मैदान क्या है? तो उत्तर के क्षेत्रों में आपको क्या मिलता है? खादर मिलता है और जब दक्षिण के क्षेत्रों में जाते हैं तो ये बांगर मतलब पुराना और बांगर क्या होता है? पुराना होता है। जब खादर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो इसको खादर या जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको नया, ठीक है? अब आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछा भी जाता है। एक-एक क्वेश्चन को आप देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन में से एक हैं, ठीक है? और जल्द ही हम इसको समाप्त कर लेंगे और यहाँ पर हमने हर संभव कोशिश की बिहार के जो मुख्य-मुख्य बातें होती हैं वो आपको हम बता दें और बताने की कोशिश तो की है, आपको कैसे लगा आप ये भी बताइएगा और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन भी कर लेंगे और जो भी बातें हैं 1-2 बातें जैसे कि हो सकता है तो वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है? चलते-चलते क्रम में आपको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा अब
पहला क्वेश्चन है कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। आपको पता होगा कि अगर बिहार को हम देखेंगे तो ये बीच वाला भाग क्या है? तो ये भाग है आपका क्या है? तो ये है पटना। पटना जो है यहाँ पर देखेंगे तो पटना समस्तीपुर के क्षेत्र से, बेगूसराय के क्षेत्र, लखीसराय के क्षेत्र और यहाँ पर जो है देखेंगे तो ये लखीसराय के क्षेत्र। तो लखीसराय कहाँ है? तो यहाँ पर है। लखीसराय जैसे ही कहाँ पर जा रहा है? तो यहाँ पर है। तो ये आपका है, ये कौन-सा है? तो पटना है। पटना में अगर लखीसराय इधर चलेंगे तो लखीसराय, जमुई, भागलपुर का क्षेत्र इधर है। तो ये पटना से पूरब के क्षेत्र में होगा। क्या हो जाएगा? पटना से पूरब के क्षेत्र की ओर अगर जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा? मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित होगा, वो पटना से पूरब की ओर होगा। ये मोकामा का क्षेत्र जो होता है वो क्या है? पूरब की ओर। आप पटना जाइएगा तो पटना जाते हैं तो क्या होता है? जब आप पटना जाते हैं तो आप पश्चिम जाते हैं और जब उधर से घूरते हैं तो क्या होता है? वो पूरब का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है क्षेत्र पटना से पूरब का क्षेत्र हो जाएगा। अब सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी जो है आपको पता होगा कि ये जो है भाग क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी का है। ये भाग है सोमेश्वर पहाड़ी का। जैसे ही सोमेश्वर पहाड़ी होगा तो क्या होगा? ये तराई का क्षेत्र होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरेसा क्षेत्र, सरेसा मतलब खैनी, सरेसा मतलब खैनी। ये खैनी का जो है एक प्रकार है, ठीक है? और ये जो क्षेत्र है आप देखते हैं कि ये हम नक्शा थोड़ा आपको बताते हुए चल रहे हैं। ये आपका है समस्तीपुर, ये समस्तीपुर है, ये आपका वैशाली है, ये वैशाली है और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ऊपर में मुज़फ्फरपुर है। ऊपर में क्या है? मुज़फ्फरपुर है। जब ये समस्तीपुर ये फ़ेमस है, समस्तीपुर जो है खैनी के लिए बहुत ही फ़ेमस और खैनी जो है ये सरेसा एक प्रजाति है और इसीलिए आप इसको जानते हैं। सरेसा क्षेत्र शामिल किसमें कौन-सा जिला है? तो जैसे लीची आप जानते हैं ना मुज़फ्फरपुर, उसी प्रकार आप सरेसा के क्षेत्र से जानते हैं किसको? समस्तीपुर को। लेकिन उसके बगल में जो जिला है वो भी खैनी की खेती करता है। लेकिन अभी के वर्तमान के क्षेत्र में देखेंगे तो खैनी का लोग जो है बहुत ही कम लोग उपयोग कर मतलब खेती कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी आपको समस्तीपुर के क्षेत्रों में मिलता है खैनी की खेती। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वैशाली हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा और मुज़फ्फरपुर हो जाएगा। ये तो हम आपको पहले भी बताए। अगर ये यहाँ पर अगर पूछ देगा केला, तो केला के लिए क्या होता है? वैशाली का क्षेत्र। वैशाली हो गया, यहाँ पर नौगछिया हो गया, ये सब जो है केला के लिए बहुत ही फ़ेमस है। यहाँ पर केला बहुत उपजते हैं। अब देखेंगे गन्ना पूछ दिया। गन्ना का उत्पादन जिला का क्या होता है? देखिए बेतिया। चंपारण जो है चंपारण के क्षेत्रों में बहुत ही गन्ना का यहाँ पर जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री भी है गन्ना जो चीनी का फैक्ट्री है, यहाँ पर समस्तीपुर में चीनी का फैक्ट्री है और ये सब जो है अभी 9 फैक्ट्री जो है टोटल अभी चल रहे हैं। 9 जो है 9 कारखाने यहाँ पर जो चीनी के हैं वो अभी वर्तमान में चल रहे, पहले 13 चल रहे थे लेकिन अभी 9 का ही काम चल रहा है। तो ये आपको बताना है चीनी उत्पादन जिले कौन से हैं? तो देखेंगे तो गोपालगंज है, बेतिया है और मोतिहारी है। ये जो हैं आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे कि खाली स्थान भरेंगे तो बिहार के डैश भाग पर वन विस्तार है, तो कितने भाग पर वन विस्तार है? 7.84% पर, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने 38 जिले हैं? कितने? 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में देखेंगे तो काँवर झील डैश जिले में है, तो ये बेगूसराय जिला में है, बेगूसराय जिला में है और यह जो है पहला रामसर साइड बिहार का है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काँवर ताल के नाम से किसको जाना जाता है? तो काँवर झील ही काँवर ताल कहलाता है और यह जो है नदी के बहाव है उसके परिवर्तन होने के कारण से बना हुआ यह क्या है? झील है, ठीक है? और आपको याद होगा कि क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भीम बाँध अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये मुंगेर। कहाँ पर है? मुंगेर की पहाड़ियों में है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की चौहद्दी को लिखिए। तो लिखिए चौहद्दी को, तो ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर में नेपाल है, एक देश है और पश्चिम में और पूरब में आपको याद रखना है और दक्षिण में। तो 3 जो है आपको देश क्या मिलता है? तो राज्य मिलता है। देश तो मात्र एक है, वो नेपाल है। अब देखेंगे कौन-कौन सा? तो पूरब देखेंगे और पश्चिम देखेंगे। पूरब में क्या? तो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या? तो उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में क्या? तो झारखंड है, उत्तर में नेपाल है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर आपको हम ये भी बताएँगे कि कहाँ पर कितने ज़िले जो हैं टच करते हैं आपको बिहार में। ऊपर चलिए, ऊपर में देश कौन? नेपाल। नेपाल से जो है कौन-कौन जिला टच करता है बिहार का? तो पहला 7 जो है जिला टच करता है। पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पाँचवाँ है सुपौल, छठा है अररिया और सातवाँ है किशनगंज। याद हो गया? चलिए, एक बार जो है पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, तो पहला देखेंगे तो किशनगंज, दूसरा हो जाएगा कौन? अररिया, तीसरा हो जाएगा सुपौल, चौथा हो जाएगा मधुबनी, पाँचवाँ हो जाएगा सीतामढ़ी और छठा हो जाएगा
जाएगा पूर्वी चंपारण और 7वां हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ये उत्तर वाली भाग समाप्त हो गई। अब जो है हम दक्षिण की ओर चल देते हैं। दक्षिण में ऊपर में 7, नीचे में 8 ऐसे याद कर लीजिए। ऊपर में देश से जो है आपका जो जिला टच करता है वो 7 और नीचे में आपको राज्य से जिला टच करता है वो झारखंड है, तो उससे जो टच करता है वो टोटल 8। हम चलेंगे अब जो है पश्चिम से पूरब की ओर। जब हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो आपको आता है रोहतास, उसके बाद आता है औरंगाबाद, उसके बाद आता है गया, उसके बाद आता है नवादा, उसके बाद आता है आपको जमुई, तब आता है बांका, तब आता है भागलपुर, तब आता है कटिहार। टोटल जोड़ेंगे तो कितने? तो 8। कितने? तो 8। याद रखना है पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के भाग को हम देखेंगे तो उत्तर में टोटल 7 जो जिला टच करता है एक देश से वो है नेपाल, और जब हम दक्षिण की ओर जाएँगे तो वो टच करता है झारखंड से एक राज्य है और वो टच करता है टोटल जिला 8। 8 में आपको याद हो गया होगा कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब हम जो है ये 2 भाग हो गए। अब हम चलेंगे इधर की ओर, पूरब की ओर। पूरब में मात्र 3। पूरब में कितने? 3। 3 में कौन-कौन? तब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएँगे तो उत्तर में आपको किशनगंज, तब आएगा कौन-सा? तो पूर्णिया, उसके बाद आएगा कौन? तो कटिहार। ये आपको किससे टच करता है? तो ये पश्चिम बंगाल से टच करता है। अब हम चलेंगे कहाँ पर? तो अब चलेंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम में 8, पश्चिम में 8 याद रखना है, पश्चिम में 8 कौन-कौन सा? जब हम चलेंगे उत्तर से, ये उत्तर का भाग है और ये दक्षिण का भाग है। हम ऊपर से नीचे की ओर आएँगे तो ये आपको कौन-सा आ जाएगा? तो ये आएगा पश्चिम चंपारण पहला, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, 5वां भोजपुर, छठा जो है हो जाएगा बक्सर, 7वां हो जाएगा कैमूर और 8वां थोड़ा-सा टच करता है वो रोहतास। ठीक है? ये टोटल जो है कितने हो जाएँगे? तो 8 हो जाएँगे। ये 8 के 8 याद रखना है। इधर का भाग जो यूपी से टच करता है और इधर का भाग जो किससे? तो झारखंड से टच करता है 8 और पश्चिम जो है बंगाल से टच करता है 3 और जब एक देश से टच करता है तो वो 7 होता है और ये सारे के सारे याद रखने हैं। यहाँ पर हमने पूरब-पश्चिम की दूरियाँ भी बताई थी आपको कि पूरब और पश्चिम में जब हम जाएँगे तो पूरब-पश्चिम का दूरी जो हो जाएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। बुध की मृत्यु से आपको हमने जोड़कर बताया था और गिनती से आपको यहाँ पर हमने ये बताया था कि जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएँगे तो वहाँ पर 3, 4, 5 किलोमीटर मतलब 345 किलोमीटर चौड़ाई का भाग हो जाएगा। लंबाई कहेगा तो 483 किलोमीटर हो जाएगा और चौड़ाई जब कहेगा तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। ये बातें आपको हमने पूरी की पूरी बातें बता दी। अगर ये भी पूछ ले कि राजकीय चिन्ह क्या होता है? तो बोधि वृक्ष होता है। अगर ये भी पूछ ले कि राजकीय जो पशु क्या होता है? तो बैल होता है। अगर पूछ ले कि राजकीय पंछी कौन है? गौरैया है। ये पूछ ले कि राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है और ये भी पूछ ले राजकीय पंछी क्या है? तो ये क्या है? गौरैया है और पुष्प क्या है? तो गेंदा है और ये पूछे कि राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है और ये भी पूछ ले कि राजकीय पंच जो है मछली क्या है? तो देसी मांगुर है और मांगुर को क्या कहा जा रहा है इस बार? जो जीआई टैग मिल जाए ये कोशिश की जा रही है और मखाना को क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। ये आपको याद रखना है, इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर ये भी पूछ ले कि भौगोलिक स्थिति थोड़ा हमको बता दीजिए बिहार की क्या है? तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड जो है क्या है? आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड क्या है? उत्तरी अक्षांश की ओर है। अगर ये भी पूछ ले कि पूर्वी देशांतर बताइए तो 83 19 15 है और 88 17 40 पूर्वी देशांतर है। हम डिग्री, मिनट और सेकंड में भी बता दिए हैं। ठीक है? ऊपर आप समझ सकते हैं। इतने बातें बिहार की जो है चर्चा आपसे हमने कर ली। बहुत ही बातें जो नहीं लिखी गई हैं, जो नहीं बताया गया, सारी बातें आपसे यहाँ पर हमने की। ठीक है? अब दूसरा देखेंगे ताल क्षेत्र क्या है? ताल क्षेत्र जो होता है पानी बहुत दिन तक यहाँ पर रहता है। जैसे गंगा में अभी पानी आया तो मोकामा के ताल में देखेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा? पानी भर जाएगा और यह जो है अभी रहेगा 3-4 महीना पूरा रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दलहन की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। सहरसा क्षेत्र कौन-सा? सहरसा क्षेत्र में कौन जिला आता है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया अभी कि कौन-कौन आता है? तो समस्तीपुर आता है, वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता है। चीनी मिल उत्तर बिहार में तो चीनी मिल पश्चिम चंपारण में है, बेतिया में है और कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में है। ये सब जो है चीनी मिल के जिले हैं। यहाँ पर है बाढ़ का पानी उतरते ही गाँव एवं घरों की प्राथमिक ज़रूरतें क्या होती है? तो रहने की, खाने की और जो है यहाँ पर उपचार की, ये सारे जो है प्राथमिक ज़रूरतें होती हैं। सबसे ज़्यादा तो रहने की होती हैं, गाय, भैंस, अपने खुद
दूध, रहना, सामान, ये सारे बातें जो हैं यहाँ पर आपको याद होगा। 2008 में भयानक जो है कोसी में बाढ़ आता है और बाढ़ आने से ना जाने कितने लोगों की मृत्यु और साथ ही साथ जो है कितने लोग बेघर। यहाँ पर देखेंगे अब जो है क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दर्शन फर्स्ट अध्याय 9, बिहार दर्शन फर्स्ट अध्याय 9 के क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ये पावापुरी है, बोध गया है, और वैशाली सासाराम। तो कहाँ पर होता है? तो बोध गया में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा यह बनाया गया। और रानी अहिल्याबाई के द्वारा तो ये बनाया गया, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह मंदिर जो है विष्णुपद मंदिर, ये काली पत्थरों से बनाया गया था, काले पत्थरों से। ठीक है, काले पत्थरों का यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। अभी बहुत ही फेमस है। अभी आपको मेला लगा है, तो यहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। राजगीर आइए, घूमिए। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर ककोलत प्रसिद्ध है, तो ये ठंडे जल के लिए। ये कहाँ पर है? नवादा में है। यहाँ पर देखिएगा 5वां नंबर कि जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, कहाँ पर है? तो राजगीर में है। और यहाँ पर भी आपको याद होगा कि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है ना, घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ, ये राजधानी हुआ करती थी मगध का। अगला यहाँ पर देखेंगे शांति स्तूप कहाँ पर है? तो राजगीर में है। ये जो देख रहे हैं अगला खाली स्थान में है, पितृपक्ष का मेला। पितृपक्ष का जो मेला है, ये लगता है, पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पिंडदान यहाँ पर होता है और 15 दिनों तक ये चलता है। कृष्ण पक्ष, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यह मेला लगता है। कृष्ण पक्ष में आश्विन महीने के। उत्तर हो जाएगा महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है। तो आपको हमने बताया था कि मूलचिंद सरोवर जो है यह महाबोधि मंदिर के निकट में है। अब देखेंगे पावापुरी में डैश मंदिर है। तो पावापुरी में क्या मंदिर, कौन सा मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल मंदिर के नाम से जानते हैं इसको। पावापुरी में जल मंदिर के नाम से है जल मंदिर। महावीर ने डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महावीर 527 ईस्वी में 72 वर्ष की अवस्था में पावा नामक स्थान, जो कि राजगिरी में है, यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि 5वां है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, ज्ञान विज्ञान के लिए था। अब देखेंगे यहाँ पर उत्तर देना है, बोध गया क्यों प्रसिद्ध? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर, यह विश्व धरोहर। ठीक है, और ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा कहाँ? बोध गया में। और गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष, मतलब कि आपको पता होगा कि पीपल वृक्ष के नीचे में इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कहाँ? आपको ये भी पता होगा कि 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र की में यह जो है गया पहुँचे। और यहाँ पर निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर है क्या? तो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है बोध गया। ठीक है, अब जो है अगला यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अपने स्कूल से राजगीर जाएंगे तो रास्ते में आपको क्या क्या नजर आएंगे? ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन में आंसर हम आपको बताएंगे। तो याद रखना है कि सर्वप्रथम महाबोधि मंदिर के दर्शन होंगे और रास्ते में बोधि वृक्ष, जहाँ पर वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और गौतम बुद्ध जो है तभी गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ये ऐसे करके आपको याद रखना है। और फल्गु नदी के तट पर जो गया है, गया में स्थित विष्णुपद मंदिर है। और राजगीर में क्या है? जलकुंड मंदिर है। और मनियार मठ और जरासंध का अखाड़ा भी आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, अब है विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया और इसमें किस प्रकार के पत्थर का उपयोग? तो ये काले पत्थर हैं और अहिल्याबाई ने इसका उपयोग जो है निर्माण बनवाया था। भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। क्या है? यहाँ पे भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। अब देखेंगे यहाँ पर राजगीर में गर्म जल कुंड है, क्यों?
क्यों पूछ रहा है तो है, लेकिन है क्यों? तो क्योंकि राजगीर जो है चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और पहाड़ी में क्या है, गंधक है और इसीलिए गर्म है। क्या है? गर्म है, पानी वहाँ पर गर्म है। और राजगीर में जब आप जाइएगा तो हाथ पाँव धोइएगा तो क्या होगा, थकावट आपकी मिट जाएगी। ठीक है? जल मन जल मंदिर कहाँ और क्यों अवस्थित है? जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। पावापुरी में है और यह तालाब के बीचों बीच स्थित जल मंदिर जो है भगवान महावीर का मंदिर है। और यहाँ पर लोग जाते भी हैं, इनके दर्शन भी करते हैं। ठीक है? अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर एक बात और है कि यहीं पर वह यहीं पर जो जल मंदिर है पावापुरी में, अपना शरीर यहीं पर वो त्यागते हैं। इसी को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, आप जानते हैं। और जलोदर अपना खास योगदान के द्वारा ही जलोदर मनमोहक और आकर्षित लगता है। इसीलिए इसी वजह से जल मंदिर को सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध आप मानते हैं। ये जो है बुक में लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मिला दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मूलचंदर सरोवर कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपको बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। अहिल्याबाई तो विष्णुपद मंदिर और शांति स्तूप ये कहाँ? तो राजगीर की पहाड़ी और ककोलत जलप्रपात ठंडा, ये नवादा जिला। तो टोटल ये आपका समाप्त हो गया। अब चलेंगे दूसरा होगा बिहार दर्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हमने बिहार के जितने भी क्लास 6 में थे क्वेश्चन, वो बहुत ही डिस्कस के साथ आपके साथ जो है हम किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया है। बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हमने यहाँ पर किया है। अब बिहार दर्शन 2 का क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, जो अध्याय 10 है। अध्याय 10 बिहार दर्शन 2। यहाँ पर इससे पहले जो है हम आपको कुछ बातें जैसे कि यहाँ पर बताएंगे कि देखिए, बातें क्या है? बातें हैं फरीद खां। फरीद खां ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से क्या किया? मार दिया। और तभी से यह शेर शाह के नाम से पुकारा गया। फरीद खान को शेर शाह के नाम से आप जानते हैं। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। जिला कौन है? तो रोहतास है। क्या है? जिला रोहतास जिला। और रोहतास जिला में शहर जो है सासाराम है। और यहाँ पर अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा है, ये याद रखना है। और शेर शाह ने क्या किया था? तो हुमायूं को हराया था, ये भी याद होगा आपको। और पटना में क्या है? गोलघर है। पटना में गोलघर है। कैप्टन जॉन गॉलस्टीन के द्वारा 1786 ईस्वी में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ये बनाया गया था। 12 फीट मोटा और 96 फीट ऊंचा। 12 फीट मोटा और 96 फीट ऊंचा गोलघर कैप्टन जॉन गॉलस्टीन के द्वारा बनाया गया। दूसरा पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय भी कहाँ पर है? तो ये भी आपको पटना में है। चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो पटना में है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? तो पटना में है। आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है पटना जो संग्रहालय है वो किस शैली से बनी है? राजस्थानी शैली से बनी है। और मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां जो है पत्थरनुमा हो गया है। यह पत्थरनुमा वृक्ष जो है जीवाश्म का उदाहरण भी है। और संग्रहालय में भगवान बुद्ध हैं, जैन भी और मौर्यकाल के महत्वपूर्ण मूर्ति, सिक्का, ये सब जो है वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है? और वहाँ पर एक राजेंद्र कक्ष भी बना हुआ है। जो भी राष्ट्रपति रहते हुए उनको कुछ उपहार मिले, ये सब जो मिले हैं उनको वहाँ पर रखे हुए मिलते हैं। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि वहाँ पर पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति जो कि यक्षिणी वहाँ पर लिखा हुआ था, यक्षिणी मूर्ति पे यक्षिणी लिखा हुआ था, वह मूर्ति जो है दीदारगंज से मिला था, दीदारगंज से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पटना में है। और पटना में तख्त हरमंदिर साहिब पटना सिटी में है, ये भी याद रखने हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और
ये भी 10वां गुरु का नाम आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहीं पर हुआ था, पटना में। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि 5 ककार देने वाले कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का जो है निर्माण करने वाले कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। और आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो तख्त श्री हरमिंदर कहेगा कहाँ पर? तो ये भी पटना में। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि ग्रैंड कॉर्ड रेलवे डैश को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है हम अब कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन में हैं। चलिए अब जो है क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन आपका अब लास्ट ही होगा और हम इसको समाप्त जल्द ही करने वाले हैं। पहला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? तो पटना सिटी। पटना सिटी होगा, पटना नहीं बल्कि पटना सिटी। क्यों? तो ये पटना सिटी में ही है। ठीक है। अब देखेंगे गोलघर कहाँ अवस्थित? तो पटना में। दीदारगंज कहाँ? तो पटना में। खाली स्थान भर दीजिए। अब यहाँ पर गोलस्टीन हो जाएगा। निर्माण कराने वाला कौन? तो गोलस्टीन, गोलघर का। शेर शाह का मकबरा कहाँ? तो सासाराम में। जिला पूछ देगा तो कहाँ पर? तो रोहतास में। पटना में स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुरानी विशाल पेड़ जो है पेड़ की डाल रखी गई है 5000 वर्ष। यक्षिणी की मूर्ति में जो है यक्षिणी की मूर्ति डैश में मिला है। तो ये कहाँ पर मिला है? तो दीदारगंज में मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दीदारगंज में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तख्त श्री हरमंदिर डैश में स्थित है? तो ये पटना सिटी में है। अगला है ग्रैंड कॉर्ड रेलवे डैश को जोड़ती है। तो आपको याद होगा, हमने इसके बारे में शुरू में ही पढ़ा था कि ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन जो होती है वो दिल्ली हावड़ा को जोड़ता है। किसको? दिल्ली से हावड़ा को जोड़ता है, ये याद रखना है। और गोलघर का निर्माण डैश ने करवाया। ये 2 बार क्वेश्चन कैसे आया ये पहले देखेंगे। ऊपर में क्वेश्चन था, हाँ, गोलघर का निर्माण जो है डैश में करवाया गया था। तो ये डैश में करवाया गया था, तो उत्तर वही तो कहे 1786 में करवाया गया था। 1786 में करवाया गया था। क्वेश्चन घूम के हमको सही करना पड़ गया। देखेंगे यहाँ पर कि गोलघर का निर्माण डैश ने करवाया, तो गोल्डस्टीन ने करवाया था। ठीक है, 1786 ईस्वी में। अब जो है यहाँ पर मिलान कर दीजिए और इसी के साथ जो है ख़त्म इसको करेंगे, समाप्त करेंगे। गुरु गोविंद सिंह तो पटना साहिब, पटना संग्रहालय तो राजेंद्र कक्ष, गोलघर तो अनाज का भंडार, और रोहतास सासाराम। ठीक है, रोहतास सासाराम। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने हर संभव कोशिश की कि डिस्कस के साथ आपके साथ हम क्वेश्चन कर दें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 6 का ज्योग्राफी आपका समाप्त होता है इसी के साथ।